जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, इसमें दोस्तों आज की क्लास में कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर 2 है। ठीक है, समाजशास्त्र पेपर 2 है 6 सेमेस्टर का। पेपर 1 में भी मैंने क्लास कराए हैं, पेपर 2 में भी क्लास कराए हैं। दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे भी अटेंड कर लीजिएगा। आप काफ़ी शानदार क्लासेस हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपके पेपर का नाम क्या है, जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग और समाज। क्लास 3 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए यदि आपके कॉलेज में साथियों, यदि आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कॉलेज में एग्जाम होंगे तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास है। चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है, आयु अधिनियम कब पारित किया गया। आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, भारत में सहमति की आयु अधिनियम 19 मार्च 1891 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को 1891 का अधिनियम एक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत संभोग के लिए सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या है। 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारत की महामंडल की स्थापना किसने की थी। तो सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो 1927 ईस्वी में साथियों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा साथियों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है, फुल फॉर्म पूछता है AIWC का, तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जनवरी 1927 में पुणे में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय महिला संगठन है। आपके एग्जाम में पूछता है सबसे पुराना राष्ट्रीय महिला संगठन कौन है, तो AIWC, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। कब हुई थी, 1927 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर क्या है, विनोदिनी दासी 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये किस क्षेत्र में अग्रणी हस्ती थी, हिंदी रंगमंच में, बंगाली रंगमंच में, मराठी रंगमंच में, या किसी में नहीं। तो जो विनोदिनी दासी थी साथियों, यह बंगाली रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, लिखने के लिए आएगा सब्जेक्टिव टाइम में तो भी आपको हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव टर्म में भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए विनोदिनी दासी 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बंगाली थिएटर की एक अग्रणी महिला थीं। उन्हें नोटी विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता है। वह कलकत्ता की रहने वाली और बंगाली भाषा अभिनेत्री और कलाकार थीं। उन्होंने 12 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया था और 23 साल की उम्र तक इस क्षेत्र में रहीं। इसके बाद उन्होंने 1913 में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम आमार कथा यानी मेरी बात था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है आमार कथा किसका है, विनोदिनी दासी का, या फिर पूछता है मेरी बात आत्मकथा किसका है, विनोदिनी दासी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फूले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, यह पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं आपका, क्या है, ज्योतिबा राव फूले का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। इन्हें महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। देखिए महाराष्ट्रियन समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों, ज्योतिबा राव फूले ने,
ठीक है, ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक कब लिखी? अभी मैंने ऊपर बताया है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं साथियों, आपका क्या है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC 1927 में शुरू किया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था? तो महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों, क्या है? भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ठीक है, देखिए भारतीय महिला संघ WIA की स्थापना 8 मई 1917 को मद्रास यानी अब चेन्नई के अड्यार में हुई थी। यह भारत का पहला प्रमुख नारीवाद संगठन है और आज भी यह काम कर रहा है। बहुत ही शानदार शानदार ये सारे प्रश्न साथियों। प्लीज़ देखिए, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या तो आप पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। देखिए 80% बच्चे ऐसे हैं, छात्र छात्राएं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर करके देखिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, इस क्लास को एक शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर, और क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, क्या है आपका? भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट, मार्गरेट काजिंस और जीना राजा दास, ये तीनों लोगों ने मिलकर के भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। तो स्त्री धर्म जो थी भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। ठीक है, भारतीय महिला संघ ने साल 1918 से 1936 तक स्त्री धर्म पत्रिका प्रकाशित की थी। आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, स्त्री धर्म जो पत्रिका थी यह कब से कब तक प्रकाशित हुई थी? तो 1918 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो एनी बेसेंट थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न, क्या है? भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू को साथियों भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका? मैडम ब्लातवात्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया या फिर कब की थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1875 ईस्वी में मैडम ब्लातवात्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा इसमें की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैडम ब्लातवात्स्की और कर्नल ओलकोट ने साल 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है? सम्मति आयु अधिनियम के द्वारा कितने वर्ष के कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो जो 12 वर्ष की कन्याएं थी, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष की जो कन्याएं थी उन पर विवाह का रोक लगा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सम्मति आयु अधिनियम क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, साल 1891 में पारित हुए सम्मति आयु अधिनियम के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। प्रश्न नंबर 17 क्या है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा क्या है? शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपके एग्जाम में साथियों पूछता है पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, देखिए दोनों पूछता है, अगर यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पारित हुआ था आपका 1929 में। ठीक है, अच्छा पारित हुआ था, लागू कब हुआ था ये भी बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे, पहले आपको जान लीजिए इसमें शारदा एक्ट क्या है। देखिए शारदा एक्ट यानी बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी। इसके समर्थक हरविलास शारदा के नाम पर इसे आम तौर पर शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा आपको पता चल गया कि 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित हुआ था। लागू कब हुआ था ये भी जान लीजिए। शारदा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू किया गया था।
ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है साथियों, निम्न में से किसको भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी किसे कहा जाता है, तो मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 20 नंबर प्रश्न क्या है, कौन अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जो पी मित्रा थे यह अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। देखिए संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कई लोग थे, ध्यान रखिएगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे प्रमथ नाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु, अरविंदो घोष। ठीक है, पी मित्रा इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, प्रमथ नाथ मित्र को। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, किसने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। तो साथियों जो मदन लाल ढींगरा थे इन्होंने लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी थी। देखिए जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये किए थे तारकनाथ दास, सरदार मोहन सिंह और लाला हरदयाल। इन तीनों लोगों ने मिलकर के साथियों गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1992 यानी 1992 में किस राज्य की महिलाओं ने अरक विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। यानी जो 1992 में अरक विरोधी आंदोलन था यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है अरक विरोधी पर 50 शब्दों में लेख लिखिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न बनेंगे। देखिए साल 1992 में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने शराब पीने के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन को अरक विरोधी आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन नेल्लोर जिले के डुबांगुटा गांव से शुरू हुआ था। यहाँ की कुछ महिलाओं ने अपने गांव में अरक लाने वाली एक्साइज, ठीक है, एक्साइज जीप पर हमला कर दिया था। इसके बाद महिलाओं की भीड़ ने जबरदस्ती शराब की दुकानें बंद करवाई और शराब बनाने की सारी सामग्री बर्बाद कर दी। ठीक है, धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे जिले में फैल गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 25 क्या है साथियों, अरक विरोधी आंदोलन कब हुआ। यह आंदोलन 1992 में हुआ था, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आपको क्या पूछा है इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 है आपका, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रारंभ हुआ। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताइए कि खबर लहरिया क्या है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा साथियों। महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से हुई थी। यह समाचार पत्र सन 2002 में शुरू हुआ था। खबर लहरिया स्थानीय भाषा बुंदेली में प्रकाशित होता है। यह समाचार पत्र दलित, मुस्लिम और निचली जाति समुदायों की महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, खबर लहरिया भारत का एक स्थानीय समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। थान थाई पेरियार ने सुयाम रियालाई सम्मेलन में महिलाओं के कल्याण के लिए प्रस्ताव कहाँ पारित किए। तो इनके कल्याण के लिए जो प्रस्ताव था चांगलपेट में प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका, वर्ष 1899 ईस्वी में पूना के किनके द्वारा विधवा श्रम की स्थापना की गई थी। तो धोंडे केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 बहुत ही मजेदार है, क्या है, लैंगिक समानता के लिए संविधान के जो कानून के समक्ष समानता है संविधान का कौन से अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 14 में है। ठीक है,
कैसे है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें की पॉइंट्स भी शानदार है। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद लैंगिक समानता से जुड़े हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 15(3) क्या है? अनुच्छेद 15(3) कहता है महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने को कहा गया है अनुच्छेद 15(3) में। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) में क्या है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी और न ही विभेद किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात कही गई है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा साथियों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी जाने वाली और जैविक वृत्ति के कारण नहीं सौंपी जाने वाली विशेषताओं को क्या कहा जाता है? तो लिंग भूमिका रूढ़िवादिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है साथियों, हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जहां पिता घरेलू कार्यों में शामिल है और मां साहसिक कार्य कर रही है, अतः यह गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो लिंग रूढ़िवादिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, उभयलिंगी महिलाओं को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक थी, तो जोरीन फ्रीमैन थी। ठीक है, बहुत ही इधर के जो प्रश्न है बहुत ही शानदार हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, यह किसका मानना था कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों में उनकी अपनी खूबियां और खामियां होती हैं? तो मेरी डेली का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या साथियों, यह किसका मानना है कि यदि महिलाओं को मुक्त कराना है तो पुरुष नियंत्रण को समाप्त करना होगा? यह कथन है केट मिलेट का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 है साथियों, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स किसकी रचना है? तो यह रचना है फायरस्टोन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, देखिए की पॉइंट से ध्यान से पढ़िएगा। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन 1970 में प्रकाशित कट्टरपंथी नारीवादी कार्यकर्ता सुलामित फायरस्टोन की किताब है यह। ठीक है, अच्छा, जब फायरस्टोन 25 साल की थी तब उन्होंने कुछ महीनों में इस किताब को लिखा था। इसे नारीवादी विचार का क्लासिक माना जाता है। बहुत ही शानदार किताब है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा जरूर आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 38 है, 38 नंबर, ऑफ वुमेन बॉर्न किसकी रचना है? ऑफ वुमेन जो बर्न रचना है यह एड्रियन रीच की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है, यह किस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद महिलाओं के उत्पीड़न का कारण है? तो यह मार्क्सवादी नारीवाद का विचार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या साथियों, मार्क्सवादी नारीवाद है, मार्क्सवादी नारीवाद जो है कार्ल मार्क्स हैं, एंगेल्स हैं और लेनिन है, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, लैंगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो लैंगिक के संबंध में जो कथन सही है यह एक सामाजिक संरचना है लैंगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या है, लैंगिक विविधता का अर्थ है? लैंगिक विविधता का अर्थ होता है पुरुष और महिलाओं का साम्य अनुपात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 43 नंबर प्रश्न है, लैंगिक संवेदनशीलता किसके विपरीत है? तो यह लैंगिक समानता के विपरीत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या है, पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो लैंगिक समता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लैंगिक समता कहते हैं, ठीक है, समानता नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उत्तर आपका गलत हो जाएगा। लैंगिक समता है भैया, ध्यान रखेंगे, समानता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या है, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, 46 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, लिंगानुपात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब क्या भैया, भारत में हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है आपका, भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछेगा। देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन और दीव है, जहाँ लिंगानुपात 618 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है भैया? पुडुचेरी है, ठीक है, जहाँ लिंगानुपात कितना है? 1038। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? अभी मैंने ऊपर बताया है दमन एवं दीव का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसीलिए मैं जो की पॉइंट्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ इसकी मत किया करिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए? तो अरुणाचल प्रदेश लिंगानुपात 958, ये गलत है आपका। गुजरात में लिंगानुपात 940, ये भी गलत है। उड़ीसा में लिंगानुपात 1979 है, ये भी गलत है आपका। ये सही है। दिल्ली में लिंगानुपात 868 है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 51 है साथियों, इसमें 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? देखिए 2001 पूछा है, 2011 में कितना था वो भी मैंने आपको बताया है, 943, ठीक है। और 2001 में जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात था 933 था, ठीक है, 1933, ठीक है, 933। देखिए 2001 और 2011 में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस जो क्लास है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपकी ये जिम्मेदारी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।